हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाओ। स्टार्ट करते हैं फिर। जल्दी से आ जाओ सब, फटाफट। जल्दी आ जाओ ना। टाइम क्यों लगाते हैं? सबको टाइम पता है कि हाँ हमारी 8 बजे क्लास होनी है, बल्कि 2 मिनट लेट ही क्लास रखती हूँ। अपना 8 बजे आके बैठा करो, इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं पता नहीं। और फिर आएंगे नहीं, फिर टॉपिक्स पढ़ाना स्टार्ट कर दो, फिर बोलेंगे मैम अगेन पढ़ाओ। जल्दी आ जाओ फटाफट। पीपीटी वगैरह ठीक है? वॉइस वगैरह क्लियर है? ऑल आर गुड? जल्दी से आ जाओ सब। पीपीटी वगैरह ठीक है? ओके, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है पीपीटी वगैरह ओके, फिर स्टार्ट करते हैं फिर। सो माई सेल्फ आशीषिका गुप्ता, यो यूजीसी पेपर टू फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक। So today we will discuss tariff and non-tariff. Okay, tariff we will discussed. We discussed. Okay, but today we will discuss non-tariff. Okay, already we discussed tariff. समझ में आ रहा है? ये हमारे फिलर फॉर्म के चैनल्स हैं जिनको आप ज्वाइन करिए एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, फिर कोई भी आपको अपडेट होता है वो आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड आपको दोनों मिल रहे हैं, नोट्स मिल रहे हैं, PYQs विद आंसर, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, ऑल आर अवेलेबल ऑन फिलर फॉर्मेट। ओके, आप मेरा कोड यूज करेंगे, यूज कोड ASHIS10, यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिलर फॉर्म कोर्सेज। ठीक है, आपको ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 10% का ऑफ भी मिलेगा। ठीक है, किस किसने कूपन कोड यूज किया है अभी तक? आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। ऐप पे आपकी क्लासेस होती है 8 बजे मंडे टू थर्सडे, एंड यूट्यूब पे आपकी क्लास होती है 10 बजे, जो कि फ्राइडे एंड सैटरडे, वीक में 2 डेज। ओके, आपका दिसंबर न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। पेपर फर्स्ट का ये प्राइस है, पेपर सेकंड का ये प्राइस है। अगर आप बोथ पेपर लेते हैं तो आपको 2999 पड़ेगा, जो कि आपका 1000 रुपीज का क्या पड़ रहा है, आपको यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है ना। है ना बड़ा ऑफर अच्छा। आप क्यों ना बोथ पेपर लें, है ना, जिससे कि क्या होगा, आपको फायदा होगा। ठीक है, अच्छा आपने किया था। ओके ओके ओके, वेरी गुड। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, फिर नेक्स्ट देखते हैं। हाउ टू डाउनलोड नोट्स को कैसे डाउनलोड करना है। आप फिलर फॉर्म की जैसे कि आप और एप्स को इंस्टॉल करते हैं, एज इट इज आपको क्या करना है, फिलर फॉर्म की ऐप को इंस्टॉल करना है। ओके, हाउ टू डाउनलोड नोट्स।
अगर और आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो ये हमारे फिलअप फॉर्म की वेबसाइट है एंड ये नंबर है, ठीक है। जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सर्च कर मेहनत करनी है, मेहनत करने से डरना नहीं है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। खुदा तो सबके साथ है, उसका तो सब पे हाथ है। खुदा क्या है, सबके साथ है और उसका तो सब पर हाथ होता है ना। बस मदद उनकी करता है जिनमें कुछ कर दिखाने की बात होती है। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप मेहनत करते हैं तो भगवान को भी दिखाई देता है कि आप मेहनत कर रहे हैं, है ना। खुदा तो सबके ऊपर हाथ होता है, मेरे ऊपर है, आपके ऊपर, सबके ऊपर हाथ है ना खुदा का तो। बट वो मदद किन की करता है, जो वो जब खुद की मदद करते हो आप, है ना। जब खुद की मदद करते हो आप तो खुदा भी आपकी मदद करेगा। आपको देखेगा, अरे ये तो बहुत मेहनत कर रहा है, अपने लिए इतना लड़ रहा है, इतनी पढ़ाई कर रहा है दिन रात, तो आपकी मेहनत वो सफल करेगा ना। तो जब आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो वो कैसे आपकी आपकी ओर ध्यान देगा, है ना, नहीं ध्यान देगा ना। इसीलिए कहते हैं, ठीक है। किस किसने कूपन कोड यूज किया था मेरा, आशिया स्टैंड वाला। तो आज हम पढ़ेंगे नॉन टैरिफ की बाधाएं। नॉन टैरिफ क्या होता है। टैरिफ तो हमने पढ़ लिया था कि टैरिफ होता है इम्पोर्ट पे लगाया जाता है, ठीक है। ये भी क्या होता है, एक तरीके का क्वाटा। एक ये आप उसमें देख सकते हो, उसको क्वाटा भी कहते हैं, इसके अंदर क्वाटा भी बोलते हैं। जिसके अंदर आप जानोगे कि एक तरीके से कि एक लिमिट होती है कि आप एक मेजर कर सकते हो सामान को, कि आपको 15 किलो मंगाना है या 20 किलो सामान यहाँ से मंगाना है, ऐसे, ठीक है। आफरीन, प्रॉब्लम वाईफाई, वाईफाई का नेटवर्क ही कट हो गया। मैं बोलती रही, मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, वो डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैंने बाद में देखा क्लास। तो मैं बोलती जा रही थी, मुझे खुद ही नहीं पता चला बाद में कि हाँ क्लास डिस्कनेक्ट हुई है। 5 मिनट बाद मैंने देखा, जब मतलब मैंने ध्यान दिया कि देखती हूँ कमेंट्स। वाईफाई का नेटवर्क इशू हो जाता है, क्या कर सकते हैं, बड़ा प्रॉब्लम है, यही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तुम्हारी क्लास मोस्टली इसलिए रह जाती है क्योंकि वाईफाई नेटवर्क इशू। बाकी तो मैं हमेशा क्लास लेती हूँ तुम्हारी। कोई बात नहीं, नेटवर्क इशू है तो कोई बात नहीं, जितना समझ में आ रहा है समझ लो, ठीक है। सो गैर टैरिफ बाधाएं क्या होती हैं। टैरिफ के अलावा आयात के लिए बाधाएं होती है। जब आप आयात करते हो, इंपोर्ट करते हो, तो उसके लिए क्या होती है, बाधाएं होती है। वे प्रशासनिक उपाय घरेलू द्वारा लगाए जाते हैं, जो कि डोमेस्टिक चीजों पर लगाए जाते हैं। विदेशी वस्तुओं के साथ भेदभाव करेगी सरकार घरेलू सामान। मतलब विदेशी वस्तु आप मंगा रहे हो, कर रहे हो, इम्पोर्ट कर रहे हो, तो उसमें क्या करेगी, ये भेदभाव करेगी, है ना। अब एक्सपोर्टिंग क्या होता है, बाहर आप कर रहे हो तो एक्सपोर्टिंग कंट्री होगी ना, एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी कंट्री को, तो वो क्या हो गई, एक्सपोर्टिंग कंट्री। निर्यातक देश, जहां एक निर्यातक देश वीईआर के प्रभावों को संबंध है क्या। जब आप किराए या इसकी शर्तों में सुधार करना चाहते हैं तो ये क्या बताता है, टैरिफ के आयात को बताता है। आयात क्या होता है, देश द्वारा लगाया गया होता है, क्या होता है, क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, निर्यातक देश आयात करने पर दबाव डाल सकता है। मतलब जो निर्यात में एक्सपोर्ट कर रही हूँ, किसी को निर्यात कर रही हूँ, तो आयात करने के लिए दबाव डाल सकता है कि मैं तुम्हें ये चीज दे रहा हूँ, तो बदले में तुम मुझे आयात, ये इस चीज का मैं तुमसे आयात करूंगा, तो ये दबाव भी इस पर डाल सकता है ना। कि अगर मुझे इस चीज की जरूरत है तो मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, तुम्हें ये जरूरत है और मुझे इस चीज की जरूरत है, तो तुम्हारा देश मुझे ये दे देगा, मतलब मैं तुमसे आयात कर लूंगी या कर लूंगा, है ना। एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी वगैरह पता है आपको, गवर्नमेंट की सब्सिडीज पता है क्या होता है। जब क्या होता है, विदेशों में निर्यात किए गए माल की प्रति इकाई कीमत को कम करना होता है, तो फर्म को कम कीमत पर अपने माल की एक बड़ी मात्रा बेचने को सक्षम बनाता है। मतलब फर्म एक एक फर्म हो गई, उसके अंदर एक कम कीमत हो गई अपने माल की, तो उसको मात्रा को बढ़ाएगा तो बेचने में क्या हो जाएगा, सक्षम हो जाएगा, क्योंकि उसके रेट क्या है, कम हो गए, प्राइस कम हो गए ना, इसलिए डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और घरेलू बाजार की तुलना में क्या होगा, निर्यात बाजार में निर्यात सब्सिडी हो सकती है, प्रत्यक्ष हो या आप अप्रत्यक्ष हो, ठीक है। निर्यात में सब्सिडी क्या होती है, गैर समझौते के तहत होती है। इसमें सरकारें क्या बताती हैं, एक दूसरे का सहारा लेती है ना। जैसे सब्सिडी में आप देख सकते हो, ऋण वापसी, उनके इनपुट पर टैरिफ लगता है, या जो भी समझ लो आप, ठीक है। कच्चे माल या विदेशी मुद्रा, वित्त पोषण में सहायता करना, व्यापार मेलों में, बाजार अनुसंधान के रूप में, इस सब में, विज्ञापन वगैरह में क्या करता है, ये सब इसमें मदद करता है।
तो ये हमें डायग्राम क्या बताता है कि हमारा प्राइस पहले इतना था PW एंड प्राइस मेरा हाई हो गया है ना, और पहले मैं इतनी क्वांटिटी कर पा रही थी इस प्राइस में है ना, फिर मेरा प्राइस क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो प्राइस जब मेरा ज्यादा हो जाएगा तो मैं उतनी क्वांटिटी कर रही हूँ, देख रहे हो ना, मेरा नहीं बढ़ रहा। तो उस अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे मेरा डिमांड सप्लाई होता है, ये मेरा ये सप्लाई डिमांड, ये हो गया सप्लाई और ये हो गया मेरा डिमांड, और डिमांड और सप्लाई जहाँ टच करते हैं वो क्या होता है, मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, क्या होता है, संतुलन का पॉइंट। क्या होता है, संतुलन का पॉइंट है ना। अब इसके अंदर देखो ये क्या बता रहा है कि इकोनॉमिक इफेक्ट जो एक्सपोर्ट कर रहे हो आप सब्सिडी, वो किसको, एक स्मॉल कंट्री को कर रहे हो, किसको कर रहे हो, स्मॉल कंट्री को। सपोज GNC क्या है, डोमेस्टिक डिमांड है, मतलब सप्लाई समझ लो, ये क्या है, डोमेस्टिक डिमांड है और डोमेस्टिक ही सप्लाई है, मतलब अपने घरेलू के अंदर रहकर जो काम कर रहे हो सप्लाई, वो ये डायग्राम बता रहा है ना। इसमें क्या बता रहा है कि जो ई पॉइंट है वो इक्विलिब्रियम है, और जब डब्ल्यू वर्ड OPW का आप लेते हैं तो विच इज अबव द डोमेस्टिक प्राइस ई से क्या है, ज्यादा है। ई इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट से क्या हो रहा है, ये ज्यादा है यहाँ पे प्राइस है ना। तो डोमेस्टिक डिमांड क्या हो जाएगी, OQ1 है, डोमेस्टिक सप्लाई क्या हो जाएगी, OQ2। ठीक है, डोमेस्टिक सप्लाई क्या है मेरी, ये सप्लाई है, यहाँ पे देख रहे हो, ये OQ2 हो गई, ये रहा OQ2 है ना। और मेरी डिमांड कहाँ पे है, ये रहा, तो यहाँ पे इसकी क्या हो गई, OQ1, ये इसकी डिमांड हो गई, और ये क्या हो गई, इसकी सप्लाई हो गई है ना। और ये फिर OQ4 आ गया, ये क्या हो गई इसकी, ये क्या हो गई इसकी सप्लाई, ये दोनों क्या हो गई, सप्लाई हो गई। ये दोनों क्या बता रहे हैं, डिमांड को शो कर रहे हैं है ना। तो क्या बता रहा है, OQ2 OQ से क्या है, बड़ा है, द कंट्री सप्लाई का जो ग्रेटर है डिमांड से, वो द कंट्री एक्सपोर्ट इससे बड़ा है। Q1 और Q2 से, Q1 Q2 से क्या है, क्या है बड़ा, OQ2 और OQ क्या है, OQ2 से क्या बड़ा है, ये देखो OQ2, यहाँ देख रहे हो सप्लाई ज्यादा हो रही है, यहाँ देख पा रहे हो, ये L पॉइंट के इधर देखो, ये देखो ये L पॉइंट के इधर देखो, ये वाला पॉइंट क्या हो रहा है, ये इसमें देखो, ये पॉइंट देखो, OQ2 देखो, देखो ये वाला पॉइंट, अरे मत करो ये रहा, ये जो पॉइंट है OQ2 हो गया मेरा, OQ2 क्या है, बड़ा है, किससे, किससे बताओ, किससे बड़ा है, समझ में आया ये वाला डायग्राम, समझ में आया वाला डायग्राम, कि जो मेरा सप्लाई बीइंग ग्रेटर देन डिमांड, सप्लाई जो है ग्रेटर है डिमांड से, OQ2, OQ2 हो गई, ये सप्लाई है ना। सप्लाई क्या है, डिमांड से बड़ी हो गई ना। ये देखो L के इधर देखो, ये जो पॉइंट आ रहा है ये क्या है, ये सप्लाई का है, सप्लाई का पॉइंट है, क्या है ये, सप्लाई का पॉइंट है। हाँ वेरी गुड, OQ1 से। तो इसमें बस यही दर्शा रहा है कि सप्लाई ज्यादा हो रही है इधर, और इधर डिमांड कम हो रही है। अब गेन इन प्रोड्यूसर सरप्लस, लॉस हो जाता है, कॉस्ट सब्सिडी, नेट वेलफेयर लॉस। ये सिर्फ ऐसे पढ़ लेना, इट्स नॉट मैंडेटरी कि इसको पढ़ना है इतना, ठीक है, इसलिए मैंने हिंदी में लाई में। तो अफेक्ट एंड एक्सपोर्ट सब्सिडी पे क्या अफेक्ट पड़ता है, जब आप सब्सिडी के प्रभाव को देखते हैं तो इसके विपरीत होते हैं। निर्यात सब्सिडी के प्रभाव क्या होते हैं, विपरीत होने के बराबर होते हैं एक आयात टैरिफ से। सबसे पहले दोनों मामलों में एक अंतर देखा जाता है, या तो तुम घरेलू सीमा के अंदर रह के बात कर लो, या अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बीच की। ठीक है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों की कीमतों के बीच की बात हो रही है। जब निर्यात सब्सिडी में वृद्धि होती है, जब निर्यात कर रहे हो उसमें सब्सिडी में वृद्धि हो गई, तो विश्व मूल्य से ऊपर निर्यात की घरेलू कीमत जो होगी, जबकि आयात टैरिफ आयात की कीमत को विश्व मूल्य से ऊपर उठाता है। मतलब जब आप आयात मंगाते हो तो उसमें इंपोर्ट ज्यादा लगाता है ना। और इसमें ये कह रहा है कि विश्व मूल्य से ऊपर क्या कर रहा है, सब्सिडी लगा रहा है, इसके ऊपर निर्यात में ज्यादा सब्सिडी लगा रहा है। फिर भी विश्व मूल्य से ऊपर उठाता है किसे, आयात को। क्यों, क्योंकि आयात में, इसीलिए आयात में क्यों मैं वो लगाती हूँ टैरिफ, क्यों टैरिफ लगाती हूँ मैं आयात में, अगर मैं आयात मंगवा रही हूँ तो मैं क्यों टैरिफ लगा रहे हैं उसके अंदर, इसलिए कि क्या होता है, इंपोर्ट को ये क्या करते हैं, इंपोर्ट को ये डिस्करेज करते हैं। मतलब हिंदी में इसको बताऊं तो कि अगर मैं आयात करूंगी किसी देश से तो मेरे को नुकसान होगा, क्योंकि मैं निर्यात निर्यात से मुझे फायदा होता है ना, आयात से थोड़ी ना फायदा होता है मुझे। तो इसलिए क्या करेगी सरकार की, इंपोर्ट पे क्या लगा देगी, क्या लगा देगी इंपोर्ट पे,
क्या लगा देगी इंपोर्ट पे, जल्दी बताओ। टैरिफ लगा देगी। टैरिफ लगाने से क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। मैं आयात जो मंगाऊंगी, महंगा होगा तो क्या मैं मंगाऊंगी, डिस्करेज हो जाऊंगी। क्या हो जाऊंगी, डिस्करेज, है ना। उस चीज से क्या हो जाऊंगी, डिस्करेज होने लग जाऊंगी, फिर मैं नहीं लूंगी। ठीक है। समझ में आ गया। तीसरा क्या बताता है, निर्यात से सरकार को शुद्ध राजस्व हानि होती है। निर्यात से सरकार को क्या होती है, शुद्ध एक प्योर राजस्व हानि होती है। सब्सिडी, जबकि सरकार को इससे शुद्ध राजस्व लाभ होता है। जब सब्सिडी मिलती है लोगों को तो उन्हें लाभ मिलता है। और आयात शुल्क क्या बताता है कि जबकि लंबे समय में एक्सपोर्ट सब्सिडी क्या करती है, एक्सपोर्ट उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहित करने का बताती है कि इसमें क्या कर रही है, इसको ये एनकरेज कर रही है ना। ये देखो, इंपोर्ट टैरिफ, टैरिफ पे इंपोर्ट लगा दिया तो इसमें लॉन्ग रन में क्या बताती है, एक्सपोर्ट सब्सिडी। अगर आप सब्सिडी का एक्सपोर्ट करते हो तो एनकरेज करेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि लोग ज्यादा मंगाएंगे। वो मैं ज्यादा एक्सपोर्ट करूंगी क्योंकि सब्सिडी मिल रही है ना, फायदा मिल रहा है मुझे, है ना। तो इसलिए क्या होगा, निर्यात बढ़ जाएंगे। फोर्थ क्या बताया है कि चौथा, घरेलू उत्पादकों को सब्सिडी आयात की जगह लेगी। सब्सिडी क्या लेगी, आयात की जगह लेगी। देश की वास्तविक बचत बढ़ाएगी, है ना। क्या होगा, घरेलू उत्पादकों से क्या होगा, सब्सिडी आयात की जगह ले लेगी, है ना। सब्सिडी क्या ले लेगी, आयात की जगह ले लेगी। जैसे मैं आयात मंगा रही हूँ दूसरी जगह से, उससे बढ़िया मुझे एक्सपोर्ट पे सब्सिडी मिल रही है, मैं वो देखूंगी, है ना। और वास्तविक आय में समान लाभ हो सकता है, मतलब मेरी जो रियल इनकम है उसमें क्या होगा, मुझे समान लाभ होगा। मतलब ये नहीं है कि मैं आयात मंगा रही हूँ तो मुझे मेरी कोई सेविंग नहीं हो रही है या मेरे को फायदा नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना। मूल्य वृद्धि के साथ समान प्रतिशत से टैरिफ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपकी मूल्य में वृद्धि होती है तो समान प्रतिशत से आप टैरिफ द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब अगर आपने निर्यात कर रहे हो, उसमें क्या हो रहा है, अगर आप सही से मूल्य में वृद्धि करके दे रहे हो तो आपने जो सामान आयात करके मंगाया जिसमें आपको नुकसान हुआ तो वो आप उसकी भरपाई कर सकते हैं, है ना। और क्या बताता है, लेकिन इससे उपभोक्ता का नुकसान होता है, क्योंकि क्या होता है, उत्पाद की खपत में प्रतिबंध के कारण। अच्छा, अगर उत्पाद में कमी कर दोगे तो उपभोक्ता को नुकसान तो होगा ही, है ना। फिफ्थ क्या हो गया, आप सब्सिडी एडजस्ट करती है। सब्सिडी किस में एडजस्ट करती है, पांचवा, एक सब्सिडी घरेलू मूल्य संरचना को बाहरी में समायोजित करती है। मूल्य संरचना और इस प्रकार निर्यात को विश्व बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्या करती है, बनाती है। दूसरी ओर एक टैरिफ घरेलू मूल्य संरचना को समायोजित करती है। घरेलू लागत संरचना ये क्या बताती है, क्षमताओं को जन्म दे सकता है और इसे बना सकता है। निर्यात के लिए विश्व बाजारों में क्या होता है, प्रतिस्पर्धा होती है, मतलब कंपटीशन होता है। ये सिर्फ पॉइंट है, इनको ऐसे पढ़ लो, ठीक है। एलडीसी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निर्यात सब्सिडी एक बेहतर उपकरण है। अगर निर्यात से आप सब्सिडी दे रहे हो तो एक अच्छा एक ऑप्शन है। और जब आयात को शुल्क की तुलना में, क्योंकि आर्थिक विकास की ओर जाता है, आयात में शुल्क लगाते हो, टैरिफ लगाते हो, तो वो किसकी ओर जा रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। निर्यात क्या होता है, एक माध्यम से टैरिफ का उद्देश्य है और प्रतिस्थापन, लेकिन ऐसे देशों के लिए आयात शुल्क भी आवश्यक है। भुगतान संतुलन की आवश्यक समस्या को दूर करने के लिए राजस्व अर्जित करता है। मतलब एक्सपोर्ट जितना होगा उतना वो एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, अर्जित करेगा। जहां तक आयातक देश का संबंध है, उसके व्यापार की शर्तें क्या है। एक बड़ा देश अपने निर्यात को सब्सिडी देता है, ठीक है। एक बड़ा देश है जो कि अपने निर्यात को क्या दे रहा है, सब्सिडी भी दे रहा है। दुनिया के लिए सब्सिडी वाले उत्पाद की कीमत गिर जाती है ना, उसकी क्या हो जाएगी, कीमत गिर जाएगी। और ये इसके लिए कम कीमत का भुगतान करता है, क्योंकि अगर जब कम कीमत रखोगे तो लोग ज्यादा मंगाएंगे, है ना। और लेकिन कम कीमत इससे आय वितरण का प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अब जब कम कीमत हो जाएगी तो फिर आय वितरण पर भी तो हिसाब पड़ेगा, कम कीमतें कम हो जाती है और फिर बाजार में लोगों और पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। सब्सिडी वाले आयात के साथ क्या होता है, कंपटीशन करने वाले उद्योग को क्या बताता है, सब्सिडी वाले सामानों को कम कीमतों से लाभ होता है। मतलब अगर आपका जो आप सब्सिडी दे रहे हो किसी भी सामान में तो क्या होगा, निर्यात जो आप कर रहे हो उसमें आपको फायदा होगा। अब एक टाइम पे अगर आप ज्यादा देते रहोगे सब्सिडी, तो कैसे उसको फायदा होगा, होगा नहीं होगा। एक टाइम पे फिर उसको नुकसान होना शुरू हो जाएगा ना। सो अदर नॉन टैरिफ बैरियर्स, अदर नॉन टैरिफ बैरियर बता रहा है इसके अंदर, बिसाइड इम्पो गैर टैरिफ की बाधाएं क्या होती हैं कि इसके अलावा आयात कोटा, डंपिंग, विनिमय नियंत्रण,
सब्सिडी, ये सब क्या है, ये गैर टैरिफ की बाधाएं हैं। अब हम पढ़ते हैं रोल ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस इन प्रमोटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, मतलब आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में व्यापार प्रतिबंधों की भूमिका क्या क्या होती है। ठीक है, विकासशील देश विभिन्न प्रकार की व्यापार बाधाओं को अपनाते हैं, जैसे कि लाइसेंसिंग और मात्रात्मक प्रतिबंध, मतलब मात्रात्मक प्रतिबंध आ गया, क्वाटा वाला जो होता है नॉन टैरिफ में, कि मात्रा से देखा जाएगा, मतलब क्वांटिटेटिव चीजों से देखा जाएगा कि तुम इतना ही मंगा सकते हो, 20 किलो से ऊपर सामान नहीं मंगा सकते। इसके अलावा वहाँ के स्टैम्प कर और बंदरगाह शुल्क, ये जो आप स्टैम्प वगैरह लग के आता है सामान का, ठीक है, तो ये सब भी क्या लगता है, इसका शुल्क लगता है। जमा क्या होती है, आवश्यकताएं हो जाती है इन सब चीजों की। प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन में देख सकते हो टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, मतलब प्रोटेक्शन में क्या होता है, प्रोटेक्शन में होता है कि टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन के लिए, स्पेशली फ्रॉम एमएनसीज, दे हेल्प द हाई प्राइस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। मतलब जब आप संरक्षक के रूप में व्यापार के लिए टैरिफ और गैर टैरिफ की जो घरेलू रक्षा करती है, उसमें क्या बता रहे हैं, विदेशी जो कंपटीशन होता है उद्योग के अंदर, वो बहुत सारी मल्टीपल कंपनियों के साथ होता है, और वो उसमें क्या करते हैं, हमारे लिए मदद भी करते हैं। उच्च कीमतें वाले घरेलू उत्पादों को सीखना विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर क्या बताते हैं, वो हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार कम इकाई लागत लगा के कैसे कीमतों को आप अर्जित कर सकते हैं, और घरेलू बाजार के लिए बल्कि उनके निर्यात के लिए भी उत्पादन कर सकते हैं आप लंबे समय तक। वो भी प्रोटेक्शन कर रहा है ना, संरक्षण कर रहा है उसका। अब इंप्रूविंग बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंप्रूव कैसे होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है बाय डेवलपिंग कंट्रीज हेल्प इन इंप्रूविंग देयर बैलेंस ऑफ पेमेंट। ट्रेड क्या करता है, रेस्ट्रिक्शंस करता है डेवलपिंग कंट्रीज में हेल्प करने के लिए कि वो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट हेल्प मतलब सुधार सके। तो जो डिमांड ऑफ सच कंट्रीज फॉर इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, मतलब अगर डिमांड होता है कुछ कंट्री में रॉ कच्चा माल वगैरह का, कैपिटल वगैरह का, जो आपकी कंज्यूमर के गुड्स है उन सब का, तो इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज फास्टर देन द फॉरेन डिमांड फॉर इट, एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ेगी तो एक्सपोर्ट करोगे आप, है ना। दे एक्सपोर्ट प्राइमरी, क्या करते हैं, सबसे पहले क्या देखते हैं, एक डिमांड को देखते हैं, जो कि क्या बताता है, देयरफॉर अनेबल टू इंपोर्ट द फॉर्मर गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ, मतलब क्या बोल रहा है ये, अनेबल इस लायक नहीं होता कि इंपोर्ट करे फॉर्मर्स गुड को, एक्सचेंज करे एक्सपोर्ट को, तो ये अनफेवरेबल हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट के। ये कह रहा है मैं अनफेवरेबल हूँ, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। और ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कैसे, लाइक टैरिफ, क्वाटा एक्सेट्रा, नॉट ओनली ब्रिंग रेवेन्यू गवर्नमेंट बट आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मतलब ये कह रहा है इसमें रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, जैसे कि आपके टैरिफ में हो गया, क्वाटा में हो गया, है ना। नॉट ओनली बीइंग ब्रिंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट बट आल्सो हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। ठीक है, ये क्या करता है कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में इसका क्या करता है, इसको ये फायदा भी दिलाता है। ठीक है, भुगतान संतुलन में सुधार पढ़ लिया हमने। इंक्रीज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, देख सकते हैं कि बचत और निवेश में वृद्धि, व्यापार प्रतिबंध उच्च बचत दरों और निवेश को प्रोत्साहित करती है। ठीक है, जब व्यापार टैरिफ, लाइसेंस, कोटा आदि जैसे प्रतिबंध इस पर लगाया जाता है, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाती है, और उत्पादक में क्या करती है, वे अपने उत्पादों की कीमत बढ़ाने में सक्षम और इस प्रकार उच्च का लाभ कमाती है। इन लाभों को बचाया जाता है और पुनः निवेश किया जाता है, तो पूंजी निर्माण की क्या होगी, बचत और निवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि आप व्यापार करते हो उसमें प्रतिबंध जो लगाते हो, वो क्या करती है, निवेश को क्या करती है, इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करती है। जब आपका व्यापार टैरिफ, लाइसेंस, कोटा आदि जैसे में प्रतिबंध होता है, तो इन सब चीजों पे लगाया जाता है, लाइसेंस वगैरह पे जो आप मंगाते हो, इन सब पे क्या होता है, इन सब पे टैरिफ वगैरह पे लगता है, ये सब उस पे क्या लगता है, कोटा आदि पे प्रतिबंध लगता है ना। प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे अपनी, क्या करोगे, प्रोडक्टिविटी मतलब उत्पादकता में वृद्धि करोगे। जब प्रत्येक विदेशी निवेश होता है तो वो क्या कर रहा है, जब उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रहा है, तभी तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर पाएगा, दूसरे के देश की जो भी उसकी निर्यात की, जो भी उसकी मतलब तुम्हारे से जो भी वो मांगेगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो देगा, कि मेरे पास अगर है प्रोडक्टिविटी ज्यादा इस चीज की, और दूसरा देश मुझसे अगर निर्यात करना चाह रहा है, तो मैं उसको कहीं ना कहीं उस चीज से
सहमत कर सकूं कि ये नहीं कि मेरे पास नहीं है प्रोडक्टिव, तो इससे मुझे फायदा होगा, इससे मुझे वृद्धि करने से फायदा होगा। इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं रोजगार में वृद्धि कर दूंगी तो क्या होगा, इसमें होगा कि जब घरेलू उद्योग होते हैं तो विभिन्न व्यापारों बाधाओं द्वारा क्या होता है, संरक्षित होता है, वे लाभकारी रोजगार प्रदान करते हैं मौजूदा बेरोजगार और अल्पनियोजित श्रम बल के लिए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो गए क्या? तो इंक्रीज इन पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रेवेन्यू ने सार्वजनिक राजस्व में वृद्धि करता है। टैरिफ और गैर टैरिफ प्रतिबंध व्यापार से सरकारी राजस्व में वृद्धि हुई होती है। ठीक है, एड वोलेरम जो बंदरगाह सीमा पर एकत्र किए गए आयात पर प्रतिशत चेक पोस्ट बढ़ाने के लिए सबसे सस्ता और सबसे कुशल तरीका होता है सरकार का राजस्व। ठीक है, व्यापार से राजस्व जुटाने के अन्य तरीकों को बाधाएं, आयात, लाइसेंसिंग, इन सब में नीलामी वगैरह पे क्या है, लगाना पड़ता है टैक्स वगैरह। ठीक है, हाँ गए सब। सेल्फ रियलाइज मतलब ये सेल्फ रियलाइज हो जाता है कि इंपोर्ट को एक तरीके से आत्मनिर्भरता, मतलब आयात प्रतिबंध सबसे महत्वपूर्ण क्या है, साधन है। आयात पे प्रतिबंध लगाना सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसमें साधन है। आर्थिक निर्भर, देखो आयात प्रतिबंध, अगर आयात को प्रतिबंध कर दोगे तभी तो सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगर आयात मंगाते रहोगे तो आत्मनिर्भरता कहाँ से आएगी, आत्मनिर्भरता आएगी? बताओ आप लोग, आत्मनिर्भरता आएगी? जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी से। लोगन जल्दी रिप्लाई दो। नहीं आएगी ना, इसीलिए यही बताया हुआ इसमें। ठीक है, अब इंपोर्ट क्वाटा, अब जब क्वाटा को इंपोर्ट कर रहे हो तो क्या है बता रहा है इसमें। जब आयात कोटा एक संरक्षवादी उपकरण है जो किसी वस्तु की आपूर्ति को प्रतिबंधित करता है, क्या करता है, या विदेश से हो या कोई भी हो। जब आयात कोटा के तहत एक निश्चित राशि या मात्रा या मूल्य में वस्तु को राज्य में आयात करने की अनुमति दी जाती है, मतलब एक निश्चित अनुपात होना चाहिए उसका, कि मैंने उस देश से बोल दिया मेरे देश में सिर्फ 50 किलो ही माल आएगा, तो 50 किलो से अगर 51 किलो का माल होगा तो वो हमारे यहाँ मंजूर नहीं होगा। तो क्वाटा में यही होता है कि एक इसमें क्वाटा, इसमें एक जो निश्चित राशि को, इसमें मात्रा को, मूल्य में वस्तु को राज्य में आयात करने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, निश्चित राशि में एक मात्रा, निश्चित राशि मात्रा, मात्रा क्या होती है, फिक्स्ड होती है इसके अंदर कि इतना ही आप मंगा सकते हैं। इससे आगे जाएंगे तो वो प्रतिबंध लगा देगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इंपोर्ट कोटा के, ऑब्जेक्टिव, आयात कोटा निम्नलिखित किस पे है, घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाना और आयात को प्रतिबंधित करना। ठीक है, घरेलू उद्योग जो हमारी, उसके विदेशी प्रति मतलब कंपटीशन से बचाने की बजाय आयात को प्रतिबंधित करना चाहिए, कि इंपोर्ट को अगर मैं प्रतिबंधित करूंगी तो क्या होगा, आयात को प्रतिबंधित करने वाले भुगतान संतुलन को ठीक करना। ठीक है, आयात में सट्टेबाजी को नियंत्रित करना, कि सट्टेबाजी में पैसा बर्बाद हो रहा है। विनियमित करके आंतरिक मूल्य स्तर को स्थिर बनाए रखना आयात के लिए। टू सेव द कंट्री, आवश्यक कच्चे माल के आयात के लिए क्या करता है, देश की विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए। सामग्री प्पूंजीगत वस्तुओं और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं के लिए इकट्ठी करता है। ठीक है, विलासिता की वस्तुएं जो होती है लग्जरी वाली, वो क्या करती हैं, आयात को हतोत्साहित करती हैं। पारस्परिक आधार पर किसी देश की सौदेबाजी को मजबूत करना व्यापार समझौते में। सहारा लेने वाले देशों के खिलाफ प्रतिशोधी उपायों को अपनाना और प्रतिबंधात्मक व्यापार प्रथाएं जैसे टैरिफ और कोटा, मतलब कोई सहारा लेने वाले देश होते हैं, हमसे सहारा ले रहे हैं मान लो, ठीक है, पर उस आड़ में क्या कर रहे हैं, वो हमसे प्रतिशोध ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, प्रतिशोध, तो वो नहीं करना, उसमें प्रतिबंध करना है। ठीक है, समझ आ रहा है? कहाँ चले गए आप लोग? ऐसे पढ़ाने में मजा नहीं आता, बोला तो करा करो। सिर्फ आफरीन का रिप्लाई आया है। शालू भी क्लास में नहीं आई है, बच्चे पता नहीं क्यों क्लास में नहीं आते, सारे बच्चे रिकॉर्डिंग सेशन ही देखते हैं बस। आगे समझ में? तो टाइप ऑफ इंपोर्ट क्वाटा, की क्वाटा के टाइप्स क्या है, 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, टैरिफ
कोटा हो गए। इस कोटा में क्या कहा जाता है, वस्तु की दी गई मात्रा ड्यूटी फ्री या अपेक्षाकृत कम शुल्क के भुगतान पर प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि कम शुल्क लगाओगे तो उससे हम मतलब परमिशन दे देंगे, ठीक है। लेकिन उस मात्रा से अधिक आयात पर अपेक्षाकृत अधिक शुल्क किया जाता है। क्या करा जाता है, अगर अगर अधिक मात्रा होती है तो उसमें क्या लगाया जाएगा, शुल्क ज्यादा लगाया जाएगा। मेरिट्स क्या है इसके कि टैरिफ क्वाटा हैज द फॉलोइंग मेरिट। टैरिफ क्वाटा कंबाइन द फीचर ऑफ अ टैरिफ विद दोज ऑफ अ क्वाटा। गुण क्या है इसके, प्रस्तुत कोटे के कि टैरिफ कोटा एक कोटा के साथ टैरिफ की विशेषताओं को जोड़ता है, ठीक है। एक यह आयात को प्रतिबंधित करता है और दुर्लभ विदेशी मुद्रा संसाधनों को क्या करता है, बचाता है। और टैरिफ कोटा देश को राजस्व देता है। इट इज फ्लेक्सिबल, यह प्रकृति में लचीला है और इसे किसके द्वारा बढ़ाया या कम करा, सरकार के द्वारा। घरेलू वस्तुओं की कीमतें विदेशों की कीमतों से संबंधित है। घरेलू कीमतें माल की विदेशी कीमतों से अधिक है। सीमा शुल्क की राशि क्या है। घर में उत्पादों की प्रकृति और आवश्यकता के आधार पर हाँ बेटा, उस दिन हम लोगों का नहीं था, मतलब सर से ही तुम्हारा इंट्रो होना था, तो इसीलिए सर ने ही ली थी मीटिंग। नेक्स्ट टाइम हो सकता है वी विल मीट। है ना, तो क्या देखते हैं कि घर में उत्पादों की प्रकृति और आवश्यकता आधार पर देश क्या करता है, तो शुल्क क्या करता है, मुक्त या कम टैरिफ करने की आयात को परमिशन दे देता है, ठीक है। अब इसके अवगुण क्या है, पहले हमने पढ़ लिया कि उसके गुण क्या है। टैरिफ कोटा आयात के प्रवाह को बढ़ाता है, फ्लो को बढ़ाएगा। जब माल होता है तो शुरुआत में शुल्क मुक्त या कम टैरिफ दरों पर अनुमति दी जाती है और आयातक देश का घरेलू मूल्य स्तर गड़बड़ा जाता है। तो क्या होगा, जब हमारे पास सामान ज्यादा होगा तो हम उन्हें क्या कर देंगे, अलाउ कर देंगे, है ना। टैरिफ क्वाटा इंक्रीज द इनफ्लो ऑफ इंपोर्ट। इनफ्लो को क्या, इंपोर्ट को क्या कहते हैं, इनफ्लो कर देते हो। जब गुड्स आर अलाउड ड्यूटी फ्री एट लो टैरिफ हो जाता है बिगनिंग। एज अ रिजल्ट द डोमेस्टिक प्राइस लेवल ऑफ इंपोर्टिंग क्या करा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। जब आयात कोटा द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट सीमा से अधिक हो जाता है कम टैरिफ, तो पूरा लाभ निर्यातक देश को जाता है, ठीक है। यह प्रणाली भेदभावपूर्ण है क्योंकि ये कीमतों को बढ़ाती है, तो गरीबों के लिए आयातित सामान, जबकि अमीर अपने उपभोग का क्या ले लेते हैं, आनंद ले लेते हैं, ठीक है। अनलिटरल क्या हो जाता है, एक तरफा कोटा। कोटा की इस प्रणाली के तहत कुल मात्रा या आयात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य कानून या डिग्री द्वारा तय किया जाता है, अन्य देशों के साथ देखेंगे किसी भी समझौते के बिना, ठीक है। कोटा क्या होता है, पूरी राशि किसी आयात की जा सकती है, जैसे आवंटित कोटा प्रणाली के तहत खुद मात्रा कितनी है, कोटा विभिन्न देशों के बीच वितरित किया जाता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। आफरीन कल क्यों नहीं आई थी तुम क्लास में, कल हमने वो कराए थे, क्या कहते हैं, एमसीक्यू पीवाई क्यूज वगैरह कराए थे, कल क्लास में क्यों नहीं आई थी बेटा। थोड़ा रिलैक्स ले रही हूँ क्योंकि बोलते बोलते थोड़ा सा हो थक जाता। तो मेरिट्स ऑफ ग्लोबल क्वाटा सिस्टम, ठीक है। वैश्विक कोटा प्रणाली की खूबियां क्या है, वैश्विक कोटा प्रणाली निम्नलिखित के क्या गुण है। एक देश किसी किसी भी उत्पाद से अपने पूरे कोटे का आयात कर सकता है, ठीक है, और अनुकूल शर्तों पर, तो की शर्तें होती होंगी। और आयातक देश के बाजार पर कब्जा करने के लिए निर्यात देश अपने उत्पादों की कीमत कम करता है, ठीक है। आयात जो देश होता है उस बाजार पे कब्जा करने के लिए क्या करता है, निर्यात देश अपने उत्पादों की कीमतें कम कर देता है कि निर्यात ज्यादा से ज्यादा मंगाएंगे लोग मुझसे। अगर मैं ज्यादा है ना, क्या कहते हैं, महंगा कर दूंगा सामान, तो मेरे से कौन निर्यात करेगा, मैं किसी को निर्यात कर पाऊंगी, नहीं। निर्यातक देश को व्यापार की अनुकूल शर्तों के माध्यम से लाभ होता है, ठीक है। क्या बताएं इनको, लाभ होता है। अब इसके डीमेरिट्स क्या है, इसके दोष क्या है।
डीमेरिट दिस सिस्टम पोजेसेस किसको बताता है? डीमेरिट्स को। एक आयातक जो देश होता है, पड़ोसी देश का क्या होता है? पक्ष लेता है। इससे उत्पाद के अपने पूरे कोटा का आयात करना इस प्रकार दूर से के देशों के साथ भेदभाव करता है। मतलब अपने पड़ोसी देश का साथ देता है और दूसरे को क्या करता है? क्या करता है? भेदभाव करता है। इसका दोष है ये। छोटे निर्यातक जो देश होते हैं वो एक स्थिति में होते हैं उत्पादकों के बड़े निर्यातक के खिलाफ नुकसान, क्योंकि वे पूर्ण कोटा की आपूर्ति नहीं कर सकते। मतलब पूर्ण जो हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है उसकी आपूर्ति नहीं कर सकते जो छोटे निर्यातक देश होते हैं। और यह प्रणाली घरेलू को पर्याप्त सुरक्षा नहीं देती है, दोष है। इस प्रणाली से बाजार में माल की अधिक आपूर्ति होती है जिससे उनकी कीमत को कम करा जाता है। परिणाम स्वरूप जब कोटा समाप्त हो जाता है तो कमी दिखाई देती है और कीमतें बढ़ने लगती है। आवंटित कोटा प्रणाली उपरोक्त दोषों को दूर करने की कोशिश करती है, वैश्विक कोटा प्रणाली। लेकिन इस प्रणाली में कुछ भी नुकसान, आगे आप देखेंगे नुकसान है इसके। यह कठोर प्रणाली है क्योंकि आयात के स्रोत किसके द्वारा तय किए जाते हैं? आवंटित कोटा के अकॉर्डिंग। यह प्रणाली उत्पादों की गुणवत्ता पर विचार नहीं करती है। किसी विशिष्ट देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों की लागत को, गुणवत्ता को देखती है। किसी विशेष देश को एक विशिष्ट आयात कोटा का आवंटन निर्यात करने वाली फर्मों की ओर से एकाधिकार प्रथाओं को जन्म दे सकता है। यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि यह एक ऐसे देश पक्ष को लेता है जो आवंटित किया गया है। अन्य देशों की तुलना में एक बड़ा आयात कोटा होता है। बिलेटरल कोटा अंडर द कोटा, इसके अंदर क्या बताया हुआ है? द्विपक्षीय कोटा में, इस कोटा प्रणाली में के तहत क्या बताया हुआ है कि किसके द्वारा तय किया जाता है? कोटा प्रणाली के तहत ये एक या अधिक अन्य देशों के साथ कुछ समझौता करता है। हैवलर ने किया फोन, वे कोटा पर सहमत हुए। हैवलर ने इनको फोन किया तो उसके उस पर क्या हुआ? ये सहमत हुए हैं। गुण क्या है इसके? कि कोटा द्विपक्षीय बातचीत द्वारा तय किए जाते हैं, मतलब दोनों देशों का पक्ष रखा जाता है तब इसको। तो वहां नहीं है विभेदन, वहां विभेद नहीं किया जाता। ये आयात है उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव कम करता है। मतलब जैसे हम आयात करें तो उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव करता है। ये एकाधिकार से बचाता है। यह गैर प्रतिशोधी होता है, मतलब इसके अंदर प्रतिशोध नहीं लेता, मतलब एक दूसरे में बदला नहीं लेता है। क्योंकि आयात कोटा पारस्परिक रूप से होता है। जब पढ़ोगे ना खुद अभी तब समझ में आ जाएगा, अभी लग रहा होगा क्या क्या पढ़ रहे हैं, है ना? वो सबके साथ होता है। यह दोनों देश के बीच समझौते को, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। इसके दोष है कि भ्रष्टाचार, करप्शन बढ़ा रहा है ना? ये देश एकाधिकार फर्मों को प्रोत्साहित करता है। मतलब एक मतलब आपका जो आप देख पाते होंगे, ये क्या बोलते हैं इसको? मोनोपोली। मोनोपोली को क्या कर रहा है? प्रोत्साहित कर रहा है। और अंतरराष्ट्रीय कार्टेल के गठन की ओर ले जाता है जब फर्म होते हैं विभिन्न देशों द्वारा उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कहा जाता है। निर्यातक देश एक बार उत्पादों की कीमतें बढ़ा सकता है। निर्यातक देश क्या करता है? एक बार कीमत बढ़ाएगा तो फिर से दिक्कत नहीं होगी। निर्यात अपनी कीमतें बढ़ाएगा तो उससे प्रॉब्लम होगी ही ना। ठीक है। ये प्रवेश के लिए राष्ट्रों के बीच गलाकट प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है। मतलब गलाकाट मतलब इन द सेंस की कह सकते हो इंग्लिश में कि ये कट थॉट कंपटीशन, मतलब ये एक दूसरे को क्या करते हैं? एक मतलब लड़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कंपटीशन होता है एक तरीके का। मिक्सिंग कोटा क्या होता है? इस प्रणाली में घरेलू उत्पादों की आवश्यकता होती है। कोटा निर्धारित करने वाला देश निश्चित रूप से क्या करता है? आयातित कच्चे माल का उपयोग करता है। तैयार उत्पादन के लिए घरेलू कच्चे माल के साथ अनुपात, ये सब पढ़ लेना, ठीक है? ये पढ़ने वाली चीजें हैं कुछ। अब इसका गुण क्या है कि विदेशों से कच्चे माल के घरेलू उत्पादों की क्या करता है? रक्षा करता है। ये देश की विदेशी मुद्रा का क्या करता है? बचाता है। यह कच्चे माल के उत्पादन को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। और अर्ध तैयार या निर्मित वस्तुओं को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। और इसके गुण क्या है मिक्सिंग कोटा के? कि यह प्रणाली विश्व संसाधनों को कम उपयोग में सहायता करती है और उच्च घरेलू कीमतों का कारण बनता है। क्या होता है? उच्च कीमतों का कारण बनता है। कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ तो पूछ लो जरा।
जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यदि आयातित कच्चे माल की गुणवत्ता खराब होती है तो वो क्या बताता है? आयात देश में उत्पादित उत्पाद को कम कर सकता है। ठीक है, मतलब आयात वाले कच्चे माल की अगर गुणवत्ता खराब है, क्वालिटी खराब है, तो वो क्या करेगा? आयातक देश में उत्पादित उत्पाद को कम करेगा। और यदि ये उत्पादन की उच्च लागत और खराब गुणवत्ता वाले उत्पादों की ओर ले जाता है, ये एक तुलनात्मक लाभ के सिद्धांत को बताता है। इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या होता है? इंपोर्ट सिस्टम डिवाइस को क्या करता है? ये एक तरीके से मतलब एक प्रणाली को तैयार करता है। कैसे? जब आयात की जाने वाली वस्तु की मात्रा को पहले किस पर निर्धारित किया जाता है? क्या नोमैन? समझ में नहीं आ रहा क्या नोमैन? उपयोग कोटा प्रणालियों का आधार, उसके बाद लाइसेंस आयात करें, निर्देश के लिए आयातों को उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा किए जाने वाले, एक तरीके से पढ़ने वाली चीज है बस, कि आयात कैसे कर रहे हो, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही है ना, पढ़ लेना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को? समझ आ रहा है? बाकी अभी दोबारा पढ़ोगे तो आसाम से क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा। अभी लगेगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, है ना। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। देखो अभी हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, मैं बताती हूँ। करना जरूरी है रीड आउट, रीड आउट के बिना समझ में आएगा भी नहीं। ये देखो कितनी सारी स्लाइड्स पड़ी हैं। अभी अभी हम इस वाली स्लाइड पे हैं। अच्छा, नो डाउट बोला करो। लिखा नो मैम, मेरे को लगा समझ में नहीं आया। ठीक है, क्या है? कठोर प्रणाली होती है जिसमें केवल उन वस्तुओं को आयात किया जाता है, लाइसेंस जारी किए जाते हैं इसके अंदर। कुछ सरकारें क्या करती हैं? आयात लाइसेंस की नीलामी करती हैं। क्या करती है? नीलामी। मतलब ऐसे नहीं देंगे इनको अनुमति, लाइसेंस की क्या करेंगे? नीलामी। तो लाइसेंस हस्तांतरित किए जाते हैं और इनकी कीमतें बढ़ती हैं, तो आपको पता है। ये आयात व्यापार में एकाधिकार की ओर ले जाती हैं, और ये क्या करती हैं? स्थापित फर्मों को लाइसेंस जारी करती है। ये राजनीतिक पक्षपात और नौकरशाही भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। इफेक्ट ऑफ इम्पोर्ट कोटा। इम्पोर्ट कोटा पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है? किंडर बर्गर के आयात कोटा के 8 प्रभावों को बताया है। आंशिक संतुलन के तहत और अन्य सामान्य संतुलन के तहत, है ना। सबसे पहले हम आंशिक के तहत आयात कोटा के प्रभावों की व्याख्या करते हैं। सबसे पहले देखेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, प्राइस इफेक्ट क्या पड़ता है, मूल्य प्रभाव क्या पड़ रहा है इस पे। आयात कोटा का उद्देश्य भौतिक की सीमित करना है। भौतिक को क्या है? सीमित करना है, किसी वस्तु की मात्रा। इसलिए जब एक आयात कोटा तैयार किया जाता है तो उसकी वस्तु की कीमत बढ़ाएं। कितनी बढ़ेगी कीमत? उसकी मांग की स्थिति पर निर्भर करता है कि उसकी मांग अगर ज्यादा हो रही है, डिमांड अगर ज्यादा हो रही है, तो क्या होगा? कीमत उसी अकॉर्डिंग फाइंड आउट होती है। तो कीमत भी क्या होगी? बढ़ेगी। अगर मांग बढ़ रही है तो कीमत बढ़ेगी नहीं उसकी, तभी तो लोग मांग क्या करेंगे? क्या करेंगे लोग? एक टाइम पे आके चीजें कम लेने लग जाएंगे, क्योंकि उनको क्या हो जाएगा? प्राइस हाई लगने लग जाएगा, है ना। अब इसमें देख लो आप, इसमें जैसे देख सकते हो, ये डिमांड हो गया, ये सप्लाई हो गया। पहले मेरा पी पे था, अब ये P1 हो गया मेरा। ठीक है, और ये देख रहे हो पी पे मेरा ये इतना क्यू था, अब P1 पे मेरा क्या हो गया? Q1 हो गया। उतना ही क्या हो रहा है? उतना ही जितना प्राइस हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है? क्वांटिटी बढ़ रही है ना। उसी अकॉर्डिंग देख रहे हो, फिर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये यहाँ आ जाता है, कम हो जाती है, फिर कितने हो जाती है मेरी क्वांटिटी? Q3 क्या हो जाती है? Q3। ये अपने आप पढ़ लेना, ठीक है। रेवेन्यू इफेक्ट क्या होते हैं? राजस्व प्रभाव क्या होता है इसके अंदर? किसी के राजस्व प्रभाव का निर्धारण आयात कोटा काफी जटिल निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है। जब P1 और Q1 Q2 मूल्य पर आयात लाइसेंस की नीलामी करता है तो अनुमत मात्रा आयात का राजस्व भी करेगा वो, है ना। और ये क्या होता है? सीमा शुल्क दोनों क्या होते हैं? इसके लाइसेंस की नीलामी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि राजस्व में क्या होता है? कब्जा कर लेता है। यहाँ पे राजस्व की प्रतिभूति है, यहाँ पे इनका बोला बोल है राजस्व प्रभाव का। राजस्व प्रभाव को कैप्चर किया जाएगा कैसे? घरेलू आयतों के द्वारा यदि वे संगठित है और एकाधिकारवादी के रूप में कार्य करते हैं। दूसरी ओर यदि विदेशी निर्यातक संगठित है, मतलब इकट्ठे हैं, तो घरेलू आयातक नहीं है। राजस्व प्रभाव किसके द्वारा कैप्चर किया जाएगा? विदेशी निर्यातक के द्वारा। यदि घरेलू आयातक और विदेशी दोनों निर्यातक संगठित हैं
तो द्विपक्षीय एकाधिकार होगा और राजस्व प्रभाव दोनों द्वारा साझा किया जाए। ठीक है, द्विपक्षीय एकाधिकार के तहत अनिश्चित होता है। सो रीडिस्ट्रीब्यूटेड इफेक्ट क्या बोलता है इसके अंदर? पुनः वितरण करना किसी भी चीज का, दोबारा मतलब उसका प्रभाव डालना। आयात कोटा के निर्धारण से क्या पता चलता है कि जो पुनः वितरण का प्रभाव है ये तब होता है जब कीमत में वृद्धि के साथ साथ क्या होता है, वस्तु में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। घरेलू उत्पादक अधिक लाभ कमाते हैं। अगर क्या होगा, कीमत में वृद्धि के साथ साथ क्या होगा, वस्तु में भी वृद्धि होगी, तो क्या होगा, डोमेस्टिक जो हमारा होगा प्रोड्यूसर होगा, जो प्रोडक्शन कर रहा होगा उसको फायदा होगा। और क्या होगा, उपभोक्ताओं का अधिशेष कम हो जाता है। वास्तव में पुनः वितरण प्रभाव क्या करता है, एक उपभोक्ताओं के अधिशेष को हस्तांतरण करता है। वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप उत्पादक जिसके लिए आयात कोटा निर्धारित होता है। भुगतान संतुलन का प्रभाव क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ओके अब आ जाइए भुगतान संतुलन प्रभाव। ठीक है, जब आयात क्या होता है, कोटा क्या करता है, भुगतान संतुलन का प्रभाव जो पड़ता है जब आयात कोटा लागू करने वाले देश को अनुकूल होता है। इसमें क्या बताता है, आयात कोटा तय करने का उद्देश्य आयात को प्रतिबंधित करना है। देश के आयात से अधिक नहीं, इस प्रकार आयात कोटा होता है। व्यापार संतुलन में सुधार, इसके अलावा जब आयात सीमित होता है और कोटा आयात में जाने वाली वस्तु राष्ट्रीय आय का हिस्सा भी होती है ना। यह आयात के लिए घरेलू उद्योगों पर क्या करता है, निवेश किया जाता है। प्रतिस्थापन और निर्यात संबंधित उद्योग यह बढ़ जाता है। विदेश से आय और इस प्रकार किसके संतुलन में सुधार होता है, आयात कोटा लागू करने वाले देश की भुगतान स्थिति क्या होती है। आयात कोटे को क्या बताते हैं, इसमें बताया हुआ है चित्र 3 में, आप देख लेना। ठीक है, टर्म्स ऑफ ट्रेड को कैसे इक्विलिब्रियम में किसके अंडर रह के क्या बताया गया, क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी क्या शर्तें हैं। सामान्य संतुलन विश्लेषण के तहत व्यापार प्रभाव की शर्तें, आयात कोटा का निर्धारण बदल जाता है, देश के व्यापार की शर्तें बदल जाती हैं, व्यापार की शर्तें कम या ज्यादा अनुकूल हो सकती हैं। जब कोटा तय कर लेते हो तो देश के लिए इस पर निर्भर करता है कि प्रस्ताव वक्र आपको ऑफर कर पता है ना, ऑफर कर बताया था मैंने आपको, आई थिंक सो ऑफर कप का डायग्राम होगा इसमें। कहाँ गया, एक सेकेंड। टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या देख रहे हो आप, जनरल इक्विलिब्रियम के अंदर। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं पहले। ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, विनिमय नियंत्रण के उद्देश्य क्या, ओवर वैल्यूएशन। कुछ देश विनिमय नियंत्रण का सहारा लेते हैं, अपनी मुद्राओं को अधिक मूल्य पर रखते हैं। इसके तहत क्या होता है, विदेशी मुद्रा का मूल्य क्या होता है, निम्न स्तर की तुलना में उच्च हो जाता है। और इसकी किससे वजह से, बाजार की ताकतों की वजह से। मुद्रा 3 कारणों से अधिक मूल्यवान होती है। पहला देश युद्ध, और दूसरा किसकी वजह से होती है मूल्यवान, पहला देश युद्ध, बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता, दूसरा देश का जो विकास हो रहा है उसकी प्रक्रिया में लगा हुआ और उसे कच्चे माल की तेल की जरूरत होती है। तो विदेशी जो सामग्री होती है, पूंजीगत उपकरण होता है वो तीसरा क्या है, देश बड़े विदेशों को ऋण भुगतान करना पड़ता है। ये क्या 3 चीजें हो गई, देख लिया। पहला हो गया देश युद्ध और बड़ी मात्रा में आयात की आवश्यकता होती है, दूसरा देश का विकास प्रक्रिया में लगा हुआ कच्चे माल की जरूरत जो होती है, विदेशों से सामग्री और पूंजीगत उपकरण, और तीसरा देश बड़े विदेशी ऋण का भुगतान करना पड़ता है। जब आप विनिमय करोगे, किसी चीज का एक्सचेंज करोगे, तो किसी के पास कच्चा माल है तो आप कच्चा माल एक्सचेंज करोगे, आपके पास जो आप वही तो उसे एक्सचेंज करोगे।
समझ आया? अंडर वैल्यूएशन क्या होता है? सम कंट्रीज आल्सो एक्सरसाइज एक्सचेंज कंट्रोल टू कीप देयर करेंसी अंडर वैल्यूड. This is done to stimulate export and reduce import and to raise the general price level of the country. But such a policy can succeed only in the case of a small country whose participate किसमें बताती है? इन वर्ल्ड ट्रेड में. बट इफ अ लार्ज कंट्री हो जाती है तो वो अडॉप्ट करती है इस पॉलिसी को. इट विल लीड अनदर कंट्री. किससे रिटेलिएट होती है? वर्ल्ड इकोनॉमी से. सॉरी, हिंदी में पढ़ा देती हूँ. कम मूल्यांकन कैसे होता है? जैसे आप अपनी मुद्रा को कम मूल्य पर रखते हो, अपनी जो मुद्रा है आपकी उसको आप कम मूल्य पर रखते हो तो निर्यात को प्रोत्साहित करती है. क्या करेगी? मुद्रा को मतलब अगर आप मनी अगर कम रखोगे तो लोग आपसे क्या करेंगे? आपसे निर्यात ज्यादा करेंगे. करेंगे ना निर्यात ज्यादा. कम मूल्यांकन आयात को कम कर देंगे तो सामान्य मूल्य को क्या होगा? इसमें स्तर को बढ़ाना होगा. क्या करते हैं? कुछ देर विनिमय को नियंत्रण भी रखते हैं. इसी प्रकार से रखते हैं. सो इसके अंदर देख लो कि विनिमय दरों का स्थिरीकरण कैसे होता है? स्टेबलाइजेशन. हाँ, क्योंकि आज मैं बीच में ज्यादा बोली नहीं हूँ ना, इसीलिए. क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ बातचीत करती रहती हूँ ना, इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाती हूँ, इसलिए तुम लोगों को ज्यादा बर्डन नहीं लगता. आज मैंने बात ही नहीं करी है तुम लोगों से, इसलिए मैं पढ़ाती जा रही. इसीलिए तो बोलती हूँ आफरीन कि तुम कहती हो कि लाइक मैं कुछ समझा रही हूँ तो तुम बोलती हो मैम आगे कंटिन्यू करो. तो डेट्स वाई आज मैं पढ़ाना, क्योंकि तुम लोगों को ये हर एक चीज का एक पता होना चाहिए. आज लोड लग रहा है ना, इसीलिए लग रहा है. अगर मैं बीच में बात करती होती तो लोड नहीं लगता. हाँ, इसीलिए बात करनी जरूरी होती है. दैट्स वाई थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है. पर भाई तुम लोगों को बोलना नहीं चाहिए तो इसलिए मैं अपना बोल रही हूँ. आज पढ़ो अपना. विनिमय नियंत्रण अपनाया जाता है. विनिमय दर को स्थिर करना है ना, उतार चढ़ाव के नुकसान को. और जो वाणिज्य उद्योग होते हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज वो होते हैं ना, इसलिए सरकार अपनी विनिमय दर को क्या करती है? स्थिर रखती है. उसको क्या बताती है? अभी एक दो पॉइंट और पढ़ लो फिर रहने देते हैं. प्रिवेंशन ऑफ कैपिटल फ्लाइट. कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारी 9 बजे क्लास है, पर अभी रुको, मुझे तो 9 बजे तक पढ़ाना है ना. पूंजी उड़ान की रोकथाम क्या होती है? विनिमय का एक अन्य उद्देश्य नियंत्रण देश से पूंजी के पलायन को रोकने के लिए होता है ना. सोना और सरकार की अनुमति के बिना पूंजीगत निधियों का क्या निर्यात नहीं किया जा सकता. विनिमय नियंत्रण प्राधिकरण ये क्या इस तरह के पूरी तरह प्रतिबंध लगा सकता है. एक दूसरे के ऊपर क्या लगा सकता है? निर्यात के लिए सीमित मात्रा होती है जो कि विदेशी मुद्रा पे परिवर्तन कर सकती है ना. 5th पॉइंट देख लो, घरेलू उद्योगों का संरक्षण. विनिमय नियंत्रण का सहारा लिया जाता है. मतलब विनिमय, अब जब घरेलू उद्योगों का संरक्षण करोगे तो विनिमय का आप सहारा लोगे कि किसी से कुछ ले लोगे, किसी से कुछ, है ना. गैर आवश्यक आयात की जांच करना. मतलब विनिमय नियंत्रण का उद्देश्य ये भी होता है कि गैर आवश्यक जो वस्तु है उसकी आयात की जांच करना. एक्सचेंज नियंत्रण प्राधिकरण और गैर आवश्यक लग्जरी और हानिकारक की आयात को प्रतिबंधित करना होता है. विदेशी मुद्रा नियंत्रण के माध्यम से वस्तुएं लाइसेंस जारी किए जाते हैं जिससे कि आवश्यक वस्तुओं के आयात ताकि विदेशी मुद्रा प्राप्त फलदायी हो. अगर आपको कोई सामान मंगाना है तो उनकी लाइसेंसिंग भी होनी चाहिए ना, तभी ये लोग उनको अलाउ कर देते हैं कि आप अपने देश में मंगा सकते हो. हेल्प टू प्लानिंग प्रोसेस. योजना प्रक्रिया में मदद. विनिमय नियंत्रण मदद करता है गैर जरूरी और बेकार को नियंत्रित करके योजना बनाने की प्रक्रिया. आयात पर व्यय और निर्यात के प्रवाह को प्रोत्साहित करता है. और हमें सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है, इसलिए हमें फटाफट पढ़ना होगा, है ना. ये इंटरनेशनल का चाहती हूँ मैं फटाफट तुम्हारा खत्म हो जाए 1-2 दिन में. सो वही विनिमय नियंत्रण क्या करता है? आवश्यक कच्चे माल को प्रवाह को प्रोत्साहित करता है. दुर्लभ आवंटन को क्या करता है? तकनीकी तौर पे इस पे ध्यान देता है. सो प्रतिकूल भुगतान संतुलन का उपाय. बदलना प्रतिकूल भुगतान का ठीक करने के लिए नियंत्रण शुरू किया जाता है. जब आप आयात करते हो, विदेशी मुद्रा की जांच करते हो तो उसके द्वारा आयात में कमी होती है और उसमें नियंत्रण के साथ दिखाई देता है कि जो अदृश्य आईएम पोर्ट कम करते हो आप, उसके क्या संतुलन को कैसे कैसे उसको ठीक किया जाता है. अर्निंग रेवेन्यू. राजस्व कैसे अर्निंग करते हो. विनिमय नियंत्रण का उपयोग कर सकते हो, राजस्व अर्जित करने के लिए भी किया जाता है. सरकार द्वारा देश का एक जो केंद्रीय बैंक जो दिखते हो वो आमतौर पे किया जाता है. विनिमय नियंत्रण प्राधिकरण होता है. व्यापारियों को विदेशी कर वैकेंसी पे बेचता है. व्यवसायी और व्यक्ति उस दर से अधिक दर पर जिस पर वह खरीदारी करता है.
अंतरराष्ट्रीय व्यापार में क्या देखते हो, बिक्री और बिक्री के बीच का अंतर देखते हो कि किस तरीके से खरीद हो रही है उसमें। इसमें repaying foreign debt. One of the objective of exchange control is to earn and conserve foreign exchange for the purpose of repaying and the principal and interest charge of foreign debt. विदेशी ऋण का पुनर्भुगतान कैसे होता है, उद्देश्यों में से एक नियंत्रण करा जाता है कि विदेशी मुद्रा कितनी अर्जित कर रहे हो और कितना उस पर ब्याज दे रहे हो। रिटेलिएशन क्या होता है, प्रतिशोध। विनिमय नियंत्रण का उपयोग सौदेबाजी को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। अन्य देशों के साथ व्यापार में शक्ति एक प्रतिशोधी उपकरण के रूप में विनिमय नियंत्रण एक देश को एकाधिकार शक्ति देता है जो प्राप्त कर सकता है और दूसरे देश में अनुकूल दरों पर आवश्यक वस्तुएं क्या होती हैं, इस प्रकार दूसरे देश को शोषण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। आई थिंक सो खत्म ही हो गई आज पीपीटी तुम्हारी, मुझे लग रहा है। वाह वेरी गुड, आज का हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। क्लैप फॉर अस, हमारे लिए क्लैप करते हैं हम, क्योंकि आज हमने ये टॉपिक खत्म कर दिया। ठीक है, आ गया समझ में? फटाफट कर लिया ना खत्म। अभी पॉइंट्स रह जाता, फिर तुम्हें पीडीएफ नहीं मिल पाती, तुम्हें पीडीएफ भी तो चाहिए होती है ना। बोलते मैम आपने पीडीएफ नहीं दिया आज, कल क्यों दोगे, है ना। बेटा मैं डेली कर देती हूँ आफरीन, तुम मुझे क्यों डेली बोलती हो आफरीन? आफरीन बताइए, आफरीन। आफरीन को मजा आता है बोलने में, है ना। शैतान, शैतान लड़की है ये। ठीक है, फिर कल हम मिलेंगे और आपका इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है लोमन, पूछ सकते हो, कोई क्वेश्चन हो तो। आफरीन आपने मेरा कूपन कोड यूज किया था क्या, जब आपने ये इसका कोर्स परचेज किया था तो आपने मेरा कूपन कोड यूज किया था क्या? जल्दी बता दो फिर चली जाना। ठीक है ठीक है, ओके बाय बाय बाय, जाओ तुम आफरीन। लोमन कुछ पूछना तो नहीं है? लोमन कुछ पूछना तो नहीं है? ओके 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 ठीक है। 1 साल से ज्यादा हो गया है। चलो अपना अच्छे से पढ़ो और तुम्हारा इस बार जेआरएफ हो जाए, सबका ही, तुम सबका ही हो जाए इस बार, है ना। मेहनत करो इस तरीके से। ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास को। ठीक है, आप लोग चले जाओ उधर क्लास लेने। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइन द सेशन। ओके, आप लोग चले जाओ, क्लास अपनी कैरी ऑन कर लो, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, वेरी गुड नाइट। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।